Today we will start a new chapter, diversity in the living organism. डाइवर्सिटी का सिंपल मीनिंग होता है वैरायटी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी, ये चैप्टर है जो आज हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर जो वैरायटी की बात करें अगर तो हम जितना अपना ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ाते चले जाएंगे उतनी ही वैरायटी हमें लिविंग्स की देखने को मिलेगी। जैसे इस समय हम इस रूम में हैं, तो इस रूम में हमें कुछ मक्खी, मच्छर, चींटी या कुछ इंसान दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम और एरिया बढ़ा लें, पूरा ये बिल्डिंग देखने लगें, तो क्या होगा, हमें कुछ और नए ऑर्गेनिज्म दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जैसे हो सकता है कोई बर्ड्स हमें दिखाई दे जाए, हो सकता है डॉग वगैरह दिखाई दे जाए, कैट वगैरह दिखाई दे जाए, या रैट वगैरह दिखाई दे जाए, या कुछ प्लांट्स भी दिखाई दे जाए। और हम और बड़ा एरिया करेंगे, ऑब्जर्वेशन के एरिया को अगर हम और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ाएंगे उतनी ही वैराइटीज हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की दिखाई देने लगेंगी। और इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब विभिन्नताएं जो होती हैं, वेरिएशन होता है, वैरायटी जो होती है लिविंग्स की, वही कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। टर्म बायोडाइवर्सिटी was given by वॉल्टर जी रोजन। तो टर्म जो बायोडाइवर्सिटी दिया था ये वॉल्टर जी रोजन ने दिया था। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वैराइटीज ऑफ लिविंग। बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। वैरायटी ऑफ लिविंग इज बायोडाइवर्सिटी। और यहाँ पर जो लिविंग्स की वैरायटी है, ये वैरायटी ऐसा नहीं है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आज हम देख रहे हैं बस इतने ही ऑर्गेनिज्म या इतनी ही वैरायटी शुरुआत से अभी तक है, शुरुआत से बनी हुई है और अभी तक है। नहीं, ये एक ग्रेजुअल चेंज, जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रेजुअल चेंजिंग होती रही। और उसके बाद आज की जो वैरायटी बनी है, जितनी हम देखते हैं, जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी देखते हैं, उनका फॉर्मेशन हुआ ग्रेजुअल चेंजिंग से। जो आज की डेट में ऑर्गेनिज्म है, ये अगर हम जैसे पृथ्वी की ओरिजिन माने तो लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का ओरिजिन हुआ था। तो ओरिजिन के टाइम पर कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसमें ऑर्गेनिज्म डेवलप होना शुरू हुए। तो जो शुरुआत में ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए वो सिंपल टाइप के थे। उसके बाद जब उनमें ग्रेजुअल चेंजेस आए, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, और धीरे 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 आज की जो प्रेजेंट कंडीशन में जो लिविंग्स प्रेजेंट हैं या जो वैरायटीज प्रेजेंट हैं, उनका फॉर्मेशन हुआ। तो ग्रेजुअल चेंजेस की वजह से न्यू वैरायटीज का फॉर्मेशन होता गया। इसी ट्रेंड को हम बोलते हैं एवोल्यूशनरी ट्रेंड। तो जो डाइवर्सिटी आज की डेट में प्रेजेंट होती है, उन डाइवर्सिटी में अगर हम किसी स्पीसीज के रिलेशन में देखें तो उसको हम बोलेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी। और स्पीसीज डाइवर्सिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 4 पार्ट्स: पॉइंट डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी एंड एप्सिलॉन डाइवर्सिटी। ऊपर से नीचे आने पर हम क्या करते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ाते जाते हैं। जब ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ाते जाते हैं तो न्यू स्पीसीज इसमें ऐड होती चली जाती हैं। जैसे सबसे छोटी डाइवर्सिटी है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट डाइवर्सिटी। पॉइंट डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई ये कल्चर प्लेट है, कल्चर प्लेट जिसमें हम बैक्टीरिया वगैरह का कल्चर करते हैं। तो इस कल्चर प्लेट में क्या होगा, 1 या 2 प्रकार की स्पीसीज प्रेजेंट होंगी। बैक्टीरिया के साथ फंगस हो सकता है,
ठीक। ऐसा नहीं है कि इस जगह पर कोई रेड फ्रेजाइल और छोटी सी प्लेट होती है, कल्चर प्लेट, तो उसमें एक या दो स्पीसीज ही रह सकती हैं। तो ऐसी डाइवर्सिटी को हम बोलते हैं पॉइंट डाइवर्सिटी। स्मॉल डाइवर्सिटी होती है, बहुत छोटी डाइवर्सिटी होती है जिसमें स्पीसीज का नंबर बहुत कम होता है। नेक्स्ट डाइवर्सिटी पर आते हैं जो है अल्फा डाइवर्सिटी। अगर हम अल्फा डाइवर्सिटी की बात करें तो हम यहाँ पर हमने अपना जो ऑब्जर्वेशन का एरिया है इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया, मतलब ये हो गया एक तरह से किसी लोकल एरिया की डाइवर्सिटी, इसीलिए इसको हम लोकल डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। लोकल डाइवर्सिटी, लोकल डाइवर्सिटी मतलब किसी लोकल एरिया की डाइवर्सिटी। और यहाँ पर जब हम किसी एक लोकल एरिया को ले लें, मान लो अपने इसी राट को लेते हैं, तो जो एक लोकल एरिया है, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज है, वो पॉइंट डाइवर्सिटी से ज़्यादा हो जाएगी, पॉइंट डाइवर्सिटी से ज़्यादा हो जाएगी। तो अल्फा डाइवर्सिटी में ऑब्जर्वेशन का एरिया हमने बढ़ा दिया, और ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ाने पर क्या हुआ, नंबर ऑफ स्पीसीज भी बढ़ गई। तो दिस इज अल्फा डाइवर्सिटी या लोकल डाइवर्सिटी। जो थर्ड टाइप की डाइवर्सिटी है दैट इज गामा डाइवर्सिटी। यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन का एरिया और बढ़ाते हैं। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया आइसलैंड ले लिया। एक जब आइसलैंड की बात करेंगे तो ये बहुत, ये मतलब राट से बहुत बड़ा एरिया हो गया, और वहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ स्पीसीज और ज़्यादा हो जाएंगे। तो जितना बड़ा हम अपना ऑब्जर्वेशन का एरिया ले रहे हैं, स्पीसीज का नंबर उसी रिलेशन में बढ़ता जा रहा है। तो किसी एक आइसलैंड वगैरह की हम बात करें तो दैट इज गामा डाइवर्सिटी, या किसी एक हम लैंडस्केप की बात कर लें तो दैट इज गामा डाइवर्सिटी। और एप्सिलॉन डाइवर्सिटी की बात करें तो ये बहुत मेजर एरिया हो जाता है जिसमें डाइवर्सिटी के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब आइसलैंड का कोई, ढेर सारे आइसलैंड मिलके कोई एक एरिया बना लिया है, उस एरिया में जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट हैं उनको हम बोलेंगे एप्सिलॉन डाइवर्सिटी। और यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ज़्यादा होगी, और एप्सिलॉन डाइवर्सिटी को हम बोलते हैं ग्रुप्स ऑफ गामा डाइवर्सिटी। यहाँ पर गामा डाइवर्सिटी के कई ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। तो ओवरऑल ये नाम हमने अलग दे दिए, लेकिन है क्या, हम बेसिक यही है कि हम अपना ऑब्जर्वेशन का एरिया इंक्रीज करते जा रहे हैं। जब ऑब्जर्वेशन का एरिया जितना इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ स्पीसीज उतना ही बढ़ता चला जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं कि स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होती चली जाती है। अब हम आते हैं बेसिक्स ऑफ साइंटिफिक नेमिंग। हम किसी ऑर्गेनिज्म को जो प्रॉपर नेम देते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को एक नाम दें। तो अगर हम किसी भी लोकल एनिमल को देखें, जब हम किसी लोकल एनिमल को देखते हैं, मान लीजिए हमने एक लोकल एनिमल ले लिया कुत्ता, तो उस लोकल एनिमल को जिसको हम कुत्ता बोल रहे हैं, हो सकता है उसको दूसरी जगह पर कोई दूसरा नाम दिया जाता हो। जैसे उसी कुत्ते की बात करें तो उस कुत्ते को बंगाल में बोला जाता है कुकुर, बंगाल में उसको कुकुर बोला जाता है। और अगर हम अमेरिका चले जाएं तो उसको क्या बोला जाएगा, डॉग। तो यहाँ से हम समझाना चाहते हैं, किसी को कुत्ते के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन हम कुत्ता वर्ड यूज कर रहे हैं और वो कुत्ते के नाम से उसको नहीं जानते, वो उसको डॉग या कुकर के नाम से जानते हैं, तो क्या वो हमारी बात को नहीं समझ पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ी कि पूरी दुनिया में हर एक ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा नाम दिया जाए जो उसके लिए कॉमन हो, कॉमन नाम हो। जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन को हम लोकल लैंग्वेज में आदमी बोलते हैं, ठीक। और
अमेरिका वगैरह में चले जाएं मैन बोलते हैं, किसी और देश में चले जाएं कुछ और बोलते होंगे, लेकिन अगर हम होमो सैपियंस टर्म यूज करें तो हर जगह के साइंटिस्ट समझ जाएंगे कि ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरत पड़ी साइंटिफिक नेमिंग की, इसलिए ज़रूरत पड़ी ताकि हम डिफरेंट जगह पर या डिफरेंट कंट्रीज में किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक कॉमन नेम से पहचान सकें। तो बेसिक्स की बात करें साइंटिफिक नेम में, जो बेसिक्स हैं, तो पहला बेसिक्स है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी इज आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, कि सबसे पहले हम उनकी पहचान बनाएं। और पहचान कैसे बनाएंगे? उनके कैरेक्टर्स के बारे में। अगर हम आपको कुछ कैरेक्टर्स बता दें कि कोई एक एनिमल है जिसके 4 पैर हैं, 2 बड़े बड़े कान हैं, बड़ा सा उसका साइज होता है, उसके आगे एक सूंड होती है, तो इस तरह के कुछ कैरेक्टर बता देंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम एलिफेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे हम उनकी पहचान करते हैं, दीज आर आइडेंटिफिकेशन फीचर। तो टैक्सोनॉमी में सबसे पहली जरूरत होती है हमें आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन मतलब उसकी पहचान करने की। आइडेंटिफिकेशन जब हम कर लेते हैं तब क्या करते हैं? उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसका एक नाम देते हैं। जैसे हमने अभी एलिफेंट को पहचाना था, तो फिर हम क्या करेंगे? उसका एक साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर कर देंगे कि इसको पूरी दुनिया में इस नाम से जाना जाएगा। और फिर उसके बाद तीसरा स्टेप उसमें करते हैं क्लासिफिकेशन का। तो टैक्सोनॉमी में पहला स्टेप जो होता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे? उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर मतलब उसको एक प्रॉपर नाम देंगे। प्रॉपर नाम देने के बाद फिर उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। और ये क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि कॉमन कैरेक्टर वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हम उनको एक साथ रख दें और डिफरेंट कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को दूर रखें। और इसके बाद उनकी ऐसी ग्रुपिंग करें कि मिलते जुलते कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म पास में रहें और जिनके कैरेक्टर्स डिसिमिलर होते हैं ज़्यादा वो दूर रहें। तो इस तरह से एक सीरीज बन जाती है और उस सीरीज को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और इस क्लासिफिकेशन से हमें पता चलता है कि जो ऑर्गेनिज्म जितने पास रखा जाएगा क्लासिफिकेशन में, मतलब उसमें कॉमन कैरेक्टर्स उतने ही ज़्यादा हैं, और जो एनिमल्स दूर रखे जाएंगे उनमें कॉमन कैरेक्टर्स कम होंगे। अब जैसे हम बिल्ली की बात करें और कुत्ते की बात करें तो दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी होगी। और अगर हम बिल्ली की या कुत्ते की तुलना करें एलिफेंट से तो उसमें काफ़ी डिसिमिलरिटी होगी। तो बिल्ली और कुत्ता दोनों को हम पास पास रखेंगे, क्लासिफिकेशन में एक दूसरे के पास में रखेंगे, और एलिफेंट्स को इससे दूर रखेंगे। तो इस तरह से जो एक सिस्टम बन के आता है उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और इन्हीं तीनों की स्टडी कहलाती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द science which deals with the study of identification, nomenclature and classification of an organism. Taxonomy is the branch of science in which we deals with the identification, nomenclature and classification of an organism. इसके बाद आते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल मतलब दो नाम, बाई मीन्स दो, नोमियल मीन्स नाम, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का हम ऐसा नाम दें जो दो नामों से बना हुआ हो, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया गया था, ये दिया गया था कार्ल वॉन लिनियस ने।
in his book entitled with Species Plantarum. इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम, और उस स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने किसी ऑर्गेनिज्म का जो नॉमेनक्लेचर के किसी ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर के जो मेथड थे उनके बारे में बताया। और इन्होंने ही बताया था कि हर एक ऑर्गेनिज्म को हम 2 नाम देंगे, और इन्हीं को इसी वजह से बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्योंकि टैक्सोनॉमी में हम नॉमेनक्लेचर के बारे में भी पढ़ते हैं। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो होते हैं ये हैं कार्ल वॉन लिनियस। और जो इन्होंने जो क्राइटेरिया दिया था नॉमेनक्लेचर का, वो क्या दिया था, इन्होंने जो क्राइटेरिया दिया था उसके अकॉर्डिंग हर एक ऑर्गेनिज्म को हम 2 नाम देते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म को हम 2 नाम देते हैं, जिसमें पहला नाम होगा जीनस, और दूसरा नाम जो होगा वो होगा स्पीसीज, या इसी को स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। स्पीसीज या इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के जो 2 नाम होंगे उनमें से एक नाम होगा जीनस और दूसरा नाम होगा स्पीसीज। और जीनस जो लिखेंगे उसको हम पहले लिखेंगे और स्पीसीज को हम बाद में लिखेंगे। और जीनस का लिखने का क्राइटेरिया होता है कि जीनस का जो पहला लेटर है इसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और स्पीसीज का जो पहला लेटर लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे हम ह्यूमन का साइंटिफिक नेम देखें तो ह्यूमन का नाम है होमो सैपियंस। मैंगो की बात करें, मैंगो का जो नॉमेनक्लेचर है ये है, या बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं इसको, मैंजीफेरा इंडिका। तो 2 नाम है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लाइन। तो जितने भी बायोलॉजिकल नेम हैं ये 2 नाम से मिलकर बने हैं। पहला नाम जीनस और दूसरा नाम स्पीसीज। और जीनस को हम कैसे लिखते हैं, जीनस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होगा और स्पीसीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल में होगा। और कॉमनली ये जो वर्ड लिए जाते हैं जीनस और स्पीसीज के, ये लैटिन लैंग्वेज में लिए जाते हैं, लैटिन लैंग्वेज में लिए जाते हैं। और लैटिन लैंग्वेज लिखने का एक तरीका होता है कि अगर लैटिन लैंग्वेज प्रिंटेड है तो उसको हम इटैलिक्स में लिखेंगे, और अगर हैंड रिटन है तो इनको हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। जीनस और स्पीसीज को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। तो इस तरह से हम बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का। और इसके आगे लास्ट पॉइंट एक और होता है कि जिस साइंटिस्ट ने ये नाम दिया है उसका नाम का पहला लेटर, जैसे मैंजीफेरा इंडिका ये नाम दिया था खुद लिनियस ने, तो उनके नाम का पहला लेटर कैपिटल में लिखकर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, या फिर उनके नाम के फ्यू एब्रिविएशन ले लेते हैं, जैसे लिन लिख दिया तो या तो पहला लेटर कैपिटल में लिख देते हैं या फिर फ्यू एब्रिविएशन ले लेते हैं, लिन करके भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि लिनियस ने सबसे पहले मैंगो का नॉमेनक्लेचर किया था और इन्होंने इनका नाम रखा था मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। तो ये मेथड होता है नॉमेनक्लेचर का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम लिखने का। तो इसके बाद लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं कि सिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखते हैं और डिसिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को जितनी ज़्यादा डिसिमिलरिटी होती जाएगी उतनी ही ज़्यादा दूरी पे रखेंगे। और अगर इस तरह का एक ट्रेंड बनाते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जिस तरह से एवोल्यूशन हुआ है, मतलब
सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता गया। सेम पैटर्न फॉलो होता है इन द क्लासिफिकेशन। और ऑब्वियस सी बात है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म से डेवलप हो रहा है तो उन दोनों में क्या होगा, सिमिलरिटी ज़्यादा होगी, और जो नया ऑर्गेनिज्म बना उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो डिसिमिलर होंगे। फिर उससे जो ऑर्गेनिज्म बना तीसरा वाला, तो उसमें क्या होगा, दूसरे वाले से तीसरा बना है तो दूसरे वाले और तीसरे वाले में तो सिमिलरिटी ज़्यादा होगी, लेकिन पहले वाले में और तीसरे वाले में सिमिलरिटी कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पहले से जब दूसरा बना था तब कुछ डिसिमिलरिटी आ गई थी, दूसरे से तीसरा बना तो फिर कुछ डिसिमिलरिटी आ गई। तो ये जो ग्रेजुअल जो वेरिएशन आते जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म में, उन्हीं की वजह से स्पीसीज बन रही हैं, न्यू स्पीसीज बन रही हैं, और न्यू स्पीसीज के बनने से ही एवोल्यूशन होता है। और क्लासिफिकेशन में भी क्या हो रहा है, सिमिलरिटी वाले एक साथ रख रहे हैं, डिसिमिलरिटी वाले दूर दूर रख रहे हैं। तो जो एवोल्यूशन का ट्रेंड होता है वही क्लासिफिकेशन का ट्रेंड होता है।